वेलकम टू स्टडी बर्ड्स। आज का हमारा वीडियो है टू बिग स्टेट्स। ये जो चैप्टर है वो हमने क्लास 7th सेमेस्टर 1 GSEB सोशल साइंस से लिया है। जैसा कि आप सबको पता है, हम सबको मास प्रमोशन मिल चुका है एंड 6th वाले अब आ चुके हैं 7th स्टैंडर्ड में। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ सोशल साइंस सेमेस्टर 1, दैट इज टू बिग स्टेट्स। टू बिग स्टेट्स यानी दो बड़े शहर। तो दो बड़े शहर या दो बड़े मेजर पोर्शंस ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़। सबसे पहला जो पोर्शन है उसका नाम है कनौज। तो कनौज के राजा कौन थे, उसकी थोड़ी हिस्ट्री, वो कैसे पूरा बड़ा सा राज्य बना, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किंग हर्षवर्धन की। थोड़ा सा लेट मी जूम इट आउट फॉर यू ऑल। किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 CE। हर्षवर्धन तो जो थे उनका बॉर्न हुआ था 606 क्रिश्चियन एरा में। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन्स एल्डर ब्रदर राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। अब हर्षवर्धन के जो फादर थे प्रभाकर वर्धन, उनकी डेथ के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन ने राजगद्दी संभाल ली थी थानेश्वर की। हाउएवर राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गौड़ शशांक। और जैसे ही वो राजा बना उसके कुछ समय बाद या कुछ सालों बाद राज्यवर्धन मार दिए गए थे। किससे? किंग ऑफ गौड़ शशांक से। शशांक गौड़ के राजा थे। गौड़ एक शहर है और एक राज्य है जिसने थानेश्वर पे हमला किया एंड इस वार के बीच में राज्यवर्धन मर गए। देयर सिस्टर राज्यश्री वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द किंग ऑफ मालवा देवगुप्त। और राज्यश्री जो उन दोनों की, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की सिस्टर थी राज्यश्री, उसे बंदी बना लिया था देवगुप्त ने। देवगुप्त मालवा के राजा थे। अंडर दिस सर्कमस्टेंस एज एडवाइज्ड बाय द लीडर्स ऑफ द किंगडम, हर्षवर्धन शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ थानेश्वर, प्रेजेंट पंजाब एंड हरियाणा। अब जब ये सारी सिचुएशंस आई तो जो लीडर्स थे, दूसरे जो मंत्रीज थे उस राज्य के, उन्होंने हर्षवर्धन को एडवाइस दी कि बेटा अब आपको राजा बन जाना चाहिए, नाउ यू शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना आप लोगों को क्लियर होगा। एंड अब हमें एक क्वेश्चन आता है फॉर 1 मार्क्स, दैट इज व्हाट इज थानेश्वर नोन एज एट प्रेजेंट। थानेश्वर को अब इस ज़माने में हम लोगों ने क्या नाम दिया है? तो स्टूडेंट्स, उसे हमने नाम दिया है पंजाब एंड हरियाणा। Present Punjab and Haryana is now Thaneshwar. Immediately after ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajyashri. जैसे ही हर्षवर्धन को हर्षवर्धन राजा बने, वैसे ही उसने ये सोचा कि अब मुझे अपनी सिस्टर को छुड़ा लेना चाहिए। In the meanwhile, she had escaped from the clutches of Devgupt and ran away into the Vindhya forest. अब इतने में जैसे ही हर्षवर्धन ने ये सोचा, उसी समय राज्यश्री ने किसी तरीके से भाग गई। जो देवगुप्त था उसे छुड़ा करके अपने आप को वो विंध्या फॉरेस्ट में चली गई। He went in search for his sister and with the help of the people living in the forest and the Buddhist hermit Divakar Mitra, he stopped her from committing sati since sati. Now अब क्या हो गया था? हर्षवर्धन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की। कुछ लोग थे जो विंध्या फॉरेस्ट के आसपास और उसके अंदर रहते थे, और एक बुद्धिस्ट हर्माइट था जिसका नाम था दिवाकर मित्रा। उसकी हेल्प से उसने उसकी सिस्टर को ढूंढा और उसे सती बनने से रोका। सती ये होता है जो अपने हस्बैंड के साथ उसके मरने पे जल जाती है। सिंस राजश्रीज किंगडम कनौज उत्तर प्रदेश वॉज विदाउट एनी किंग एट दैट टाइम, हर्षवर्धन बिकेम इट्स रूलर। अब राजश्री का किंगडम था कनौज। कनौज बिना किंग के था बिकॉज उसका हस्बैंड को भी मार दिया था। तो उसका जो किंगडम था वो एकदम खाली हो गया था, एकदम
बिना पेरेंट्स के हो गया था वो किंगडम। तो हर्षवर्धन उसका राजा बन गया एंड लेटर ही डिफीटेड देवगुप्त द किंग ऑफ मालवा। फिर उसने देवगुप्त पे हमला किया एंड जो मालवा का जो देवगुप्त था उसे हरा दिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि कनौज को प्रेजेंट में हमने क्या नाम दिया है, तो वो नेम है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमने अभी के कनौज को नाम दे दिया है। नाउ एज पार्ट ऑफ हिज प्रिपरेशन टू लॉन्च एन अटैक ऑन शशांक द गौड़ किंग ही फॉर्म्ड एन अलायंस विद द किंग ऑफ कामरूप आसाम भास्कर वर्मन। अब उसने ये भी प्लान किया कि अब मुझे शशांक को डिफीट करना है जो कि गौड़ किंग है। तो अब उसकी आर्मी जो थी शशांक की वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, बहुत ज़्यादा पावर में थी उस टाइम पे। तो उसने क्या किया, आसाम यानी कामरूप जो था उसके साथ हैंडशेक कर लिया एंड उसके राजा का नाम, कामरूप के राजा का नाम क्या था, भास्कर वर्मन। तो हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन ने फ्रेंडशिप कर ली, एक फोर्स बना ली साथ में एंड देन दे अटैक्ड द गौड़ किंग एंड फिर हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ ए लार्ज आर्मी डिफीटेड द गौड़ किंग एंड वोन ओवर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज किंगडम। विद द हेल्प ऑफ द बड़ी आर्मी बन गई थी। अब तो बड़ी आर्मी थी तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा पावरफुल तो हर्षवर्धन ही होगा। तो उसने गौड़ किंग शशांक को हरा दिया और एक बड़ा सा पार्ट कनौज यानी थानेश्वर के साथ मिला लिया। थानेश्वर, कनौज और फिर ये जो मालवा था, गौड़ था, ये तीनों साथ में होकर के एक मेजर पार्ट बन गया। ही ऑल्सो conquered Malwa and Saurashtra but was unsuccessful in defeating Pulkeshi II, king of the Chalukya dynasty of South India. उसने गौड़ के साथ साथ मालवा और सौराष्ट्र भी कॉन्क्वर कर लिया था बट वो हार गया था पुलकेशी II को हराने में। पुलकेशी II कौन था, किंग था चालुक्य डायनेस्टी, और चालुक्य डायनेस्टी उस समय साउथ इंडियन थी। साउथ इंडियन की चालुक्य डायनेस्टी का किंग था पुलकेशी II। उसे हराने में वो अनसक्सेसफुल हो गया था। आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्टोरियस ईयर्स थानेश्वर emerged as a large kingdom in नॉर्थ इंडिया। अब स्टूडेंट्स आप सबको पता है उसने थानेश्वर, कनौज, मालवा एंड सौराष्ट्र एंड गौड़ इन सब के ऊपर वो रूल कर रहा था। तो आप देख ही सकते हैं कि थानेश्वर अब कितना बड़ा किंगडम बन चुका होगा। सिंपल सी बात है। अब हम चलते हैं हर्षवर्धन रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे। हर्षवर्धन पर्सनली सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ही स्टेट बाय ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। हर्षवर्धन खुद पर्सनली अपने एरिया को, अपने रीजन को एडमिनिस्ट्रेट करता था। हर एक पार्ट में खुद से जा करके ट्रैवल करता था हर एक पार्ट में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सिंसियर था अपने काम में कि हाँ आई शुड डू माई वर्क ऑन टाइम एंड प्रॉपरली, एकदम प्रॉपरली उसने उसका वर्क किया एंड वो हर एक पार्ट में जा कर के पर्सनली सुपरवाइज करता था उस एरिया को। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स। The first was of administrative purpose while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activities. जो उसका पहला पार्ट था अपने, उसने तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि उसने उसका जो डेली रूटीन था उसको 3 पार्ट में रखा था। सबसे पहला था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस कि हाँ हमारे पास कितना धन है, हमारे पास कितना खाना है इस साल के लिए, हमें हमारे स्टेट को किस तरीके से काम करना चाहिए, ये सारी बातें वो पहले हाफ में करता था। दूसरे हाफ में वो पब्लिक वेलफेयर के लिए करता था कि हाँ अब हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लोग खुश हो, हमें पसंद करे, वो सब। थर्ड था कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए, कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ में वो ये सब देखता था कि हाँ अब मुझे क्या क्या करना चाहिए। मतलब थोड़ा बहुत दान पुण्य करता था कि थोड़ा मंदिर में दे दिया, थोड़ा संतों को दे दिया, थोड़ा लोगों में बांट दिया, ऐसा सब। ही वॉज सो डिलिजेंट इन कैरिंग आउट हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट दैट टाइम ही इवन फॉरगेट टू हैव हिज मील। वो इतना ज़्यादा डिलिजेंट, इतना ज़्यादा सिंसियर था
उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए कि वो अपना खाना तक भूल जाता था। ओके, अब आप लोग को हर्षवर्धन रीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स, एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को हर्षवर्धन की हैंडराइटिंग दिखा दूँ। दिस इज हर्षवर्धन हैंडराइटिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये करवा रही नहीं हूँ, बट स्टिल आप लोग ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लें तो इट विल बी गुड फॉर यू ऑल। ये एग्ज़ाम में मोस्टली टाइम्स हम लोग को पूछ ली जाती है कि हम लोग महादंड नायक यानी चीफ जस्टिस को हम लोग पहले की लैंग्वेज में क्या बोलते थे। ओके, तो ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एंड इन चीज़ों को जब आप लोग का एग्ज़ाम हो तब आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए छोड़ दी गई है। Harsh built many rest houses, step wells, lakes, mathas and viharas, and also prohibited animal slaughter. Every year he organized a Buddhist religious meet, and every 5 years he would organize a huge religious congregation at Prayag. हर साल सबसे पहले तो उसने बहुत सारे हाउसेस, बहुत सारे वेल्स, कुएँ, बहुत सारे स्टेप वेल्स, बहुत सारे लेक्स, बहुत सारे मठास एंड विहारास उसने बनाए थे। एंड उसने एनिमल स्लॉटर यानी किलिंग भी उसने रुकवा दी थी। मठास यानी यूनिवर्सिटीज़ और विहारास यानी एक ऐसी जगह साधु संत रहते हैं। एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट्स। अब वो हर साल एक बुद्धिस्ट मतलब जो लोग बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं वैसी एक रिलीजियस मीट्स ऑर्गेनाइज करता था और हर 5 सालों में एक बड़ा सा रिलीजियस इवेंट ऑर्गेनाइज करता था। कहाँ पे? प्रयाग में। देयर ही वुड डोनेट जनरसली टिल हिज एंटायर ट्रेजरी वॉज एम्पिटाइटेड एंड वुड इवन गिव अवे द ऑर्नामेंट्स ही वुड बी वेयरिंग एट द टाइम। उस समय ये अपनी सब कुछ डोनेट कर देता था। जहाँ तक बुक में लिखा गया है वहाँ तक तो वो अपना सब कुछ, उसकी एंटायर ट्रेजरी भी अगर ख़त्म हो जाए तो वो उतना भी डोनेट कर देता। इवन उसने जो ऑर्नामेंट्स पहने होते थे वो भी वो दे देता था। द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाण भट्ट adorned his court. His famous works Harshcharit and Kadambari are famous even today. We came to know about many important aspects of King Harshvardhan's region from Harshcharita. King Harsh himself was a writer and wrote 3 plays: Nagananda, Ratnavali and Priyadarshika. स्टूडेंट्स, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक बहुत ही ग्रेट पोएट थे जो थे बाण भट्ट। उन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं जिनका नाम है हर्षचरित एंड कदाम्बरी। ये दोनों आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है और ये जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हर्षवर्धन के जो रीजन की, वो हमें हर्षचरिता बुक से मिली है। एंड किंग हर्षवर्धन जो थे वो खुद भी एक बहुत ही मतलब एक राइटर थे, नॉट दैट फेमस बट ही वॉज अ राइटर। और उन्होंने 3 प्लेज लिखे हैं। दैट प्लेज आर नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। ये 3 प्लेज उन्होंने लिखे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा उनके रीजन को एक बार देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो रेड कलर, पिंक कलर का आप लोग को दिख रहा है, इस एरिया को देखिए जिसको मैं रेड से हाईलाइट कर रही हूँ। इस इतने पार्ट का रूलर थे हमारे हर्षवर्धन। तो अब आप लोग देख सकते हैं सिर्फ एक जम्मू कश्मीर रह गया हमारा। जितनी भी चीज़ को मैं ग्रीन से हाईलाइट करती हूँ वही चीज़ें हमारी तो रह गई हैं ना, बाकी सारी चीज़ें तो रूल कर रहे हैं।
जम्मू कश्मीर रह गया, उसे वो रूल नहीं कर रहे। गुजरात का थोड़ा सा हिस्सा नहीं कर रहे। ये आसाम 7 सिस्टर्स वाला एरिया भी वो नहीं कर रहे हैं। एंड ये यहाँ से तो फिर साउथ इंडिया स्टार्ट हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं कितने छोटे से पार्ट्स उनके रह गए हैं रूल करने के, बाकी तो पूरा नॉर्थ इंडिया उनका ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, तानेश्वर वॉज सच अ बिग स्टेट एट दैट टाइम। अब हम बात करते हैं, ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम लोग नहीं करने वाले। अब हम लोग करते हैं एम्परर हर्षवर्धन्स एम्पायर। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। नालंदा आज वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। किंग हर्ष एक्सटेंडेड ऑल पॉसिबल असिस्टेंस टू आचार्य शीलभद्रा एंड मेड नालंदा इनटू वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी। हर्षवर्धन ने वो सारी पॉसिबल चीज़ें की, किसके साथ? आचार्य शीलभद्रा के साथ, और आज नालंदा को वर्ल्ड की फेमस यूनिवर्सिटी में ला दिया गया है। द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू द रेवेन्यू ऑफ 100 villages given to them by King हर्ष फॉर इट्स की अनकीप एंड मेंटेनेंस। कम से कम 100 विलेजेस की रेवेन्यू से वो नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेन करते थे। रिनोन्ड chemist Acharya Nagarjuna, who proved that iron, arsenic and mercury ash could be used as medicine, also belonged to Nalanda University। एक बहुत ही फेमस केमिस्ट थे, उन केमिस्ट का नाम क्या था? आचार्य नागार्जुना। इन्होंने ये प्रूव किया था कि हम लोग मर्क्यूरी और आयरन की जो ऐश होती है, जो राख होती है, उससे हम लोग मेडिसिन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये जो ऑनर था वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी को ही जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी सुंदर है, एंड ये उस टाइम की पिक है। इट्स सच अ अमेजिंग, सच अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। थोड़ा सा थिंग्स टू नो पे भी अगर हम ध्यान डालें तो स्टूडेंट्स हैड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन्स इनटू नालंदा यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप सबको पता है, आजकल स्कूल्स में जब हमें एडमिशन लेना होता है तो हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देने होते हैं। तो ही अगर हम उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास होते हैं तो ही हमें उस स्कूल में एडमिशन मिलता है। वैसे ही अगर किसी को नालंदा में एडमिशन चाहिए होता तो उसे एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता, एंड अगर वो पास है तो वेलकम टू द यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट दिया कि फ्री एजुकेशन, लॉजिंग एंड बोर्डिंग वो प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। फ्री एजुकेशन यानी स्कॉलरशिप वाली एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती थी नालंदा यूनिवर्सिटी में। द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नोन एज धर्मगंज। लाइब्रेरी को बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी वो, और उस लाइब्रेरी का नाम दिया गया था धर्मगंज। ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि नालंदा की जो यूनिवर्सिटी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थिंक वाला है थोड़ा, लाइफ ऑफ पीपल की अगर हम डिस्कस करें बात तो वो है लाइफ ऑफ पीपल। इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ हर्ष is available from the writings of Chinese traveler Yang Tishang. Towns and villages of the time were fortified and had a huge gateways at their entrance. हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है हर्ष के रीजन की, वो हमें एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे उनकी राइटिंग में से मिली है, जिनका नाम था यांग टिशांग। वहाँ के जो टाउन्स एंड विलेजेस थे, वो उनके जो एंट्रेंस गेट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े थे। आप लोगों ने अगर बाहुबली मूवी देखी होगी तो उसका जो गेट आता है वो कितना बड़ा होता है। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स while the Purdah system and intercaste marriages were not prevalent at that time. The custom of sati, child marriage and polygamy had started by then. Now जो सोसाइटी थी वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, एंड तब तक पर्दा सिस्टम यानी जो घूंघट वाला सिस्टम था वो स्टार्ट हो गया था। इंटरकास्ट मैरिजेस तब नहीं थी। इंटरकास्ट मैरिजेस यानी कि जो वाइफ होती है वो दूसरे कास्ट की होती है, वो तब नहीं थी।
and the custom of sati, child marriages and polygamy had started by then. सती यानी जब एक लड़की का हस्बैंड मर जाता है तो या तो उसे फोर्स किया जाता है उसके साथ जलने के लिए, या तो वो अपनी मर्ज़ी से उसके साथ जल जाती है. नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिजेस, वो हम लोग को पता है, बाल विवाह. एंड पॉलीगैमी यानी कि एक हस्बैंड की बहुत ज़्यादा वाइफ्स, यानी कि जैसे राजाओं में होता है उसकी एक राजा की 5-6 रानियाँ होती हैं, इस तरह का. तब तक वो स्टार्ट था. द लोकल डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जो लोकल डाइट थी, मतलब स्टेपल डाइट जो होती है रोज़ का खाना, वो था दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स यानी दही, छाछ, ये सब चीज़ें. फिर गेहूँ, चावल, फ्रूट्स यानी फल एंड सब्जियाँ. दे वोर क्लीन सिंपल वाइट क्लॉथ्स. पहनावा उनका था सिंपल से और वाइट क्लॉथ्स. मैन वोर धोतीज एंड वुमेन वोर साड़ीज़. जो मैन होते थे, जेंट्स, वो लोग धोतीज एंड कुर्ताज पहनते थे, वाइल वुमेन साड़ी पहनती थी. देयर ऑर्नामेंट्स, उनकी जो ऑर्नामेंट्स थे जैसे कि रिंग, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, वर मेड फ्रॉम फ्लावर. जो वुमेंस के जो ऑर्नामेंट्स होते थे जैसे कि ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस, वो सब जो होते थे वो फ्लावर से बने हुए होते थे. चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट. जो थे चेस और लूडो, ऐसे सारे जो डाइस से प्ले होने वाले जो गेम्स थे, वो उस समय का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एंटरटेनमेंट था. एक्रोबैट्स एंड कॉन्जरीज वंडर्ड फ्रॉम विलेजेस टू विलेजेस एंटरटेनिंग पीपल. एक्रोबैट्स और कॉन्जर्स मतलब जो गांव से गांव जो होते हैं, जो लोग म्यूज़िक वगैरह करते हैं, नाटक वगैरह करते हैं गांव में, वो एक्रोबैट्स होते हैं. फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. फार्मिंग यानी खेती और एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल्स को पालना एंड उनसे हमारा व्यापार करना, वो उस समय का बहुत ही ज़्यादा फेमस और मेन ऑक्यूपेशन था. लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ देयर प्रोडक्शन. द इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय वैश्यास. अब जो रेवेन्यू था, लैंड रेवेन्यू क्या था? अगर आपका प्रोडक्शन इतना हुआ है तो उसका जो 6th वाला पार्ट होगा, 1, 2 यानी 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से ये वाला जो पार्ट होगा 1/6 पार्ट आप लोगों को देना होगा किंग को. रेवेन्यू तो लगता है आप उसके राज्य में रह रहे हैं तो वो रेवेन्यू. और इंटरनेशनल और ट्रेड प्रोटेक्शन होता था वैश्यास से. अ हाईवे फ्रॉम पाटलिपुत्र टू बुगरू कच्छ भरूच पोर्ट वॉज बिल्ट बाय द स्टेट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. अब एक हाईवे था जो कि एक हाईवे बनाया गया था पाटलिपुत्र से बुगरू कच्छ यानी भरूच तक का, बुगरू कच्छ तक का एक हाईवे बनाया गया था. वो स्टेट यानी राज्य ने बनाया था. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वर यूज्ड फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. ऑर्नामेंट्स, स्टैचूज, आइवरी एंड कार्व्ड वुडन पीसेस वर एक्सपोर्टेड. अब गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वहाँ पे कमर्शियल यूज़ के लिए, हम जैसे नॉर्मल मेटल वाले सिक्के यूज़ करते हैं, वैसे ही वहाँ पे तब गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स यूज़ होते थे. एंड आइवरी और वुडन के जो लकड़े के जो पीसेस थे वो एक्सपोर्ट किए जाते थे. द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज्ड हर फॉस्फैरिटी. अलग अलग मटेरियल इंडिया से जब एक्सपोर्ट होते थे तो इंडिया की एक अलग ही फॉस्फैरिटी होती थी. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हर्ष, इंडिया हैड गुड business relations with Rome which lead to the inflow of gold in India. हर्ष जब रूल कर रहे थे इंडिया में, तब इंडिया और रोम के जो रिलेशंस थे वो बहुत अच्छे थे, बिकॉज गोल्ड जो था, इंडिया है ये, इंडिया
एंड ये हो गया रोम। इन दोनों के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, गुड थे। ओके स्टूडेंट्स, गोल्ड की वजह से लेट मी रेस, तो हम लोग को रीड करने में आसानी होगी। पीपल फॉलोड हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म बट वर टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स। मोस्टली उस टाइम पे जो लोग थे वो हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म फॉलो करते थे, बट कुछ लोग थे जो अदर रिलीजन्स भी फॉलो करते थे। अभी थिंक एंड राइट वाले क्वेश्चंस है, ये आप लोग थोड़े करिएगा। अब ये जो है, ये हमारे जो चाइनीज़ ट्रैवलर जिनके बारे में हमने पढ़ा था, ही इज़ नन अदर देन आर यांग टशैंग। दिस इज़ यांग टशैंग, चाइनीज़ ट्रैवलर जिसने हमने बोला था। ये क्या है, यांग टशैंग ट्रैवल्स रूट टू इंडिया। यहाँ से ये यांग टशैंग का ट्रैवल रूट है। अब हम बात करते हैं यांग टशैंग की थोड़ी सी, बिकॉज इनसे ही हमें हर्ष के बारे में सब पता चला है। द चाइनीज़ ट्रैवलर यांग टशैंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रीजन एंड स्टडीड बुद्धिज़्म एट नालंदा फॉर 5 years। हर्ष ने यांग टशैंग ने इंडिया में ट्रैवल किया था हर्ष के पीरियड में, और उन्होंने वहाँ पे से बुद्धिज़्म पढ़ा था नालंदा से पूरे 5 सालों के लिए। अब ये थिंग्स टू नो है, ये हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, दिस इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अब यांग टशैंग हैज़ नोटेड दैट देयर वर 100 बुद्धिस्ट मोथ्स इन हर्ष किंगडम। मुथ्स मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो। पीपल लिव्ड इन अ सिंपल, पीशियस एंड पीसफुल लाइफ बेस्ड ऑन लिविंग बाय रूल्स ऑफ गुड moral conducts and justice. Cheating and breach of promise were considered sinful. लोग वहाँ पे उसने ये सारी चीज़ें देखी कि पीपल बहुत ही ज़्यादा सिंपल और पीसफुल तरीके से अपनी लाइफ जीते थे। मतलब कोई से कोई चीटिंग नहीं, कोई ख़राब प्रॉमिस जो हमने पूरा नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो पहला बिग स्टेट कनौज था वो हमने पढ़ लिया है। कनौज हो गया हमारा ख़त्म। अब हम बात करते हैं वाटापी की। वाटापी इज द अनदर बिग स्टेट। When King Harsh was ruling over his empire in North India, King Pulkeshi II was ruling in South India. He had earlier defeated Harsh. अब जब हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, तभी पुलकेशी II जो थे वो साउथ इंडिया में रूल कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर्ष ने बहुत सारी जगह कॉन्कर की, बट वो जो पुलकेशी II थे उन्हें हराने में नाकामयाब हो गए। रूट टू द थ्रोन। अब देखते हैं कि जो पुलकेशी II है वो किंग कैसे बने। तो रूट टू द थ्रोन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। द किंग ऑफ चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी established a vast empire in South India, which they ruled from their capital at Vatapi, Badami, Karnataka. Pulkeshi I, a great king of the Chalukya dynasty, performed the Ashwamedh Yagna. अब जो बहुत ही वास्ट एम्पायर था चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी होती है स्टूडेंट्स, जिन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा एम्पायर साउथ इंडिया में बनाया था, और जो उन्होंने स्टार्ट किया था कैपिटल, उस जो एरिया था उनका, उस एम्पायर का जो कैपिटल था वो था वाटापी। वाटापी प्रेजेंट का बादामी है, दैट इज़ कर्नाटका। वहाँ के सबसे पहले रूलर थे पुलकेशी I। पुलकेशी I एक बहुत ही बड़े ये थे किंग, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। हीज फ्लैग हैड दी सिंबल ऑफ वरा अवतार। वरा अवतार क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। ये है हमारे वरा अवतार, इनका सिंबल था हमारे पुलकेशी I के जो फ्लैग था उसके ऊपर इनका सिंबल था। फ्लैग पे ये वाला सिंबल था वरा अवतार का, आप लोग देख सकते हो। एक बार मैं सब अगर इरेज करके आप लोग को बताऊं तो आप लोग को ज़्यादा आसानी होगी। सी स्टूडेंट्स, दिस वाज दी वरा अवतार।
एकदम क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। His son Kirtivarma ascended the throne after him. He was succeeded by his brother Manglesh, who built the grand Vishnu temple at Vatapi. अब इनके जो सन थे पुलकेशी वन के, जिनका नाम था कीर्तिवर्मा, उन्होंने उनके बाद अपना जो राजगद्दी थी वो ले ली, और उनके बाद मंगलेश, उनका जो भाई थे, उन्होंने उसे सक्सीड किया और उसने एक बड़ा सा विष्णु का टेम्पल बनाया था वाटापी में। आफ्टर हिम द राइटियस पुलकेशी टू बिकेम किंग एंड रूल्ड ओवर द एम्पायर फॉर अबाउट 30 ईयर्स। उनके बाद पुलकेशी टू राजा बन गए और कम से कम 30 सालों तक उन्होंने रूल किया इस किंगडम में। पुलकेशी टू की बात करें अगर हम लोग, पुलकेशी वॉज द वेलेंट किंग हु वोन मैनी बैटल्स। हीज फर्स्ट विक्ट्री वॉज ओवर लाट, followed by his win over Gurjar, North Gujarat. He gained control over the Vengi region that lay between the river Krishna and Godavari, and also acquired Andhra Pradesh. He transformed the capital Vatapi into a city of magnificence and splendor. अब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ब्रेव किंग थे, उन्होंने बहुत सारे बैटल्स जीते, और उनकी जो सबसे पहली विक्ट्री थी वो साउथ गुजरात थी, जिसे हमने नाम दे दिया है लाट। साउथ गुजरात उनकी सबसे पहली विक्ट्री थी, और उसके बाद उन्होंने गुर्जर यानी नॉर्थ गुजरात को विन किया, एंड देन वो विन करते गए एंड नेक्स्ट उन्होंने जब आंध्र प्रदेश को भी जीत लिया, अक्वायर कर लिया, तब उन्होंने वाटापी को एक मैग्निफिकेंस एंड स्प्लेंडर की सिटी बना दी। द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू फॉट अ ग्रेट बैटल नियर रिवर नर्मदा इन विच द फॉर्मर वॉज डिफीटेड। अब क्या हो गया था, हर्षवर्धन और पुलकेशी की जो आर्मी थी वो नर्मदा रिवर के बाजू में लड़ाई हुई थी, बैंक पे, जहाँ पे हर्षवर्धन डिफीट हुए थे। दिस हेल्टेड हर्ष एक्सपांशन टूवर्ड साउथ इंडिया एंड सो द एम्पायर ऑफ कनौज कुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नर्मदा। इसीलिए हर्ष का जो एक्सपांशन था साउथ इंडिया की तरफ वो रुक गया, और कनौज नर्मदा के आगे कभी बढ़ ही नहीं सका। पुलकेशी टू वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट। पुलकेशी खाली एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही ब्रेव राजा ही नहीं थे, बल्कि वो लवर थे आर्ट के। The cave of Vatapi and Dharapuri were built during his region. वाटापी और धारापुरी के जो केव्स थे वो उनके रीजन में बनाए गए थे। द फेमस केव मुराल ऑफ अजंता वर ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम। अजंता केव भी उसी समय पेंट किया गया था। इन हिज ट्रैवल यांग टशैंग विजिटेड द कोर्ट ऑफ पुलकेशी टू एंड हैज़ गिवन अ विविड अकाउंट ऑफ हीज ग्रैंडर। इस टाइम पे यांग टशांग ने इनके कोर्ट में विजिट किया था और बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई। द किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। जो ये थे पुलकेशी टू, वो हिंदुइज्म के फॉलोअर थे। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज़्म वेंट इनटू डिक्लाइन। इस समय बुद्धिज़्म जो था वो उसका अब एंड हो गया था। वाइल द दिगंबर जैन सिकेट गेंड पॉपुलैरिटी। बुद्धिज़्म डाउन हो गया एंड दिगंबरा यानी कि जैनिज़्म का जो उस टाइम पे जो क्रेज़ था वो ज़्यादा हो गया। हर्षवर्धन पुलकेशी वर contemporary rulers. However, Harsh fought fewer battles as compared to Pulkeshi, who continued waging wars. He finally met his end in 642 CE in a conflict with the Palwa king of Kanchipuram. King Harshvardhan died 5 years after him. अब 642 में पुलकेशी की डेथ हो गई जब वो पालवा पालवा के जो किंग थे कांचीपुरम, उनके पालवा किंग थे कांचीपुरम के, उनके साथ लड़ रहे थे तब वो मर गए, और उनके मरने के 5 साल बाद हमारे हर्षवर्धन भी मर गए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, एंड इसकी टेंशन मत लीजिए, इस चैप्टर की
जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंड आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ ये जो हमारी पूरी एक्सरसाइज है, ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ. सो टाटा बाय बाय. तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. The Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three